एक बहुत ही सिंपल सी और इंटरेस्टिंग सी चीज है। हम लोग इस पॉइंट को पहले ही कवर कर चुके हैं कंपनी ऑडिट में, हम इसको पहले ही कवर कर चुके हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट इसको हाईलाइट कर रहा है एज अलग से हाईलाइट कर रहा है अमेंडमेंट में, आरटीपी में भी अलग से है। तो मैंने सोचा इसके बारे में मैं छोटा सा एक वीडियो बना ही लूं ताकि बच्चों के मन में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एंड दिस इज अबाउट गाइडेंस नोट। ठीक है, ऑन सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ एंड क्लॉज एच। ठीक है, क्लॉज एफ एंड क्लॉज एच। ठीक है, दोनों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके पहले कि मैं इस गाइडेंस नोट पे जाऊं, इसकी बात में डिस्कस करूं, दैट इज सेक्शन 143। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ एंड क्लॉज एच। मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, आप सबको पता होगा। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट का पहला हिस्सा जो होता है दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट ऑन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट रिपोर्ट का जो पहला हिस्सा होता है, ऑडिट रिपोर्ट का जो पहला हिस्सा होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो पहला हिस्सा है ये स्टैंडर्डाइज्ड है अक्रॉस द वर्ल्ड। वैसे ही आपका पहले उसमें इंट्रो आता है, उसमें आपका मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, आपका ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, आपका उसमें ओपिनियन पैराग्राफ आता है। ये जो पहला पार्ट है ये बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ओपिनियन पे इसका फोकस होता है। ये स्टैंडर्डाइज्ड है अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, आप अलग अलग देशों में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही मिलेगा, यूएस में भी ऐसे ही मिलेगा, जापान में भी ऐसे ही मिलेगा, लगभग ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, ताकि हमारी रिपोर्ट वो समझ सके और हम उनकी रिपोर्ट समझ सके, सो दैट दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर रिपोर्ट एंड वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर रिपोर्ट। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है और इसके अंदर हम लोग ओपिनियन देते हैं। अगर आपका क्वालिफाइड ओपिनियन है तो वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, आपका एडवर्स ओपिनियन है तो भी यहाँ एक्सप्लेन होता है, डिस्क्लेमर ओपिनियन है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन होता है। डिस्क्लेमर अगर है, ओपिनियन नहीं बोलना चाहिए, डिस्क्लेमर अगर है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, और फिर दूसरा पार्ट होता है सब, लेकिन हर देश के अपने नियम कानून होते हैं। इंडिया में कंपनीज एक्ट बोलता होगा कुछ ये प्रिस्क्राइब कर दो आप, इंडिया कंपनीज एक्ट। ऑस्ट्रेलिया का बोलता हो कुछ और स्पेसिफाई कर दो, ऑस्ट्रेलिया का बोलता हो कुछ और स्पेसिफाई कर दो, जापान का बोलता होगा कुछ और स्पेसिफाई कर दो। करेक्ट? तो हर देश के अपने नियम कानून है, तो वो लोकल जो रिक्वायरमेंट्स है कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखना, लोकल रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री वाइज हो सकती है, आरबीआई कुछ और बोले, आईआरडीए कुछ और बोले, उसके लिए दूसरा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अ सेकंड पार्ट इज देयर। तो सेक्शन 143 के हिसाब सारी बातें होती है वो सेकंड पार्ट में लिखी होती है। तो आप समझिए, ओपिनियन पहले पार्ट में होता है और लीगल रिक्वायरमेंट्स को दूसरे पार्ट में लिखा जाता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है वो दूसरे इसमें। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो सर इसका क्या रिलेशन है यहां पे, सुनिए। सेक्शन 143 सेक्शन 143(3), ठीक है, एफ ऐसा बोलता है, 143(3) एफ ऐसा बोलता है, माननीय महोदय आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली आप रिपोर्ट का पहला हिस्सा पढ़ो। रिपोर्ट का पहला हिस्सा, जो पहला हिस्सा जिसमें आप ओपिनियन देते हो, उसको आप ध्यान से पढ़ो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप जो ओपिनियन देते हो, या फिर आपने आईएफसीआर पे जो ओपिनियन दिया है वो रिपोर्ट, ओपिनियन का हिस्सा अच्छे से पढ़ो। आप ओपिनियन वाला हिस्सा अच्छे से पढ़ो। बोले ठीक है, और उसमें देखो कि उसमें कोई क्वालिफिकेशन है क्या, मतलब कोई गलती के बारे में लिखा है क्या, एडवर्स है क्या, सब कुछ गलत है, डिस्क्लेमर है क्या, कोई सबूत नहीं मिल रहा, या ईएमपी है क्या, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, या ओएमपी है क्या। पहले हिस्से को ध्यान से पढ़े, उसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन है क्या, उसके अंदर कोई एडवर्स है क्या, उसके अंदर कोई डिस्क्लेमर है क्या, उसके अंदर कोई ईएमपी है क्या, उसके अंदर कोई ओएमपी है क्या। उसको पढ़े अच्छे से और देखे
Is it indicating adverse impact on functioning of the company? Is it indicating adverse impact on functioning of the company? Now, what do you mean by adverse impact on functioning of the company? Adverse impact मतलब क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो बता रहा है कि कंपनी को लॉसेस हो चुके हैं या लॉसेस होने वाले हैं? ऐसा पॉइंट जो बता रहा है कि कंपनी को लॉसेस हो चुके हैं या लॉसेस होने वाले हैं? क्या कंपनी, ठीक है, लॉसेस के बारे में, इज इट टॉकिंग अबाउट द लॉसेस? इज इट टॉकिंग अबाउट लॉसेस मतलब एडवर्स इंपैक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी? अगर ऐसा है तो दूसरे पार्ट में लिखो, यस, क्वालिफिकेशन नंबर 1 इज हैविंग एडवर्स इंपैक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. इट इज शोइंग दैट कंपनी इज हाइडिंग द लॉसेस, इट इज फोकसिंग ऑन लॉसेस, इट इज शोइंग दैट फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं. तो लिखो, लॉ चाहता है ऐसे क्वालिफिकेशंस, ऐसे एडवर्स कमेंट्स, ऐसे ईएमपी और ओएमपी जो कंपनी के अंदर के लॉसेस से संबंधित है, ठीक है, उसको और हाईलाइट किया जाए, डबल लिखा जाए. सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 सब क्लॉज एफ चाहता है कि यस, हाईलाइट इट अगेन. क्वालिफिकेशन नंबर 1 सेज दैट क्वालिफिकेशन नंबर 1 is having adverse impact on functioning of the company. Yes, this report things are having adverse impact on functioning of the company. ऐसा लिखने के लिए बोलता है ताकि इन चीजों को और हाईलाइट हो, ताकि लोग समझे ये सिर्फ जो क्वालिफिकेशन है इसके कंपनी के फंक्शनिंग पे इंपैक्ट हो रहा है. एग्जांपल, जैसे अगर क्वालिफाई किया है कंपनी ने, इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं की. क्या बात कर रहे हैं, इंपेयरमेंट नहीं की? आप सब समझते हैं फिक्स एसेट अगर ऐसा लगता है कि वैल्यू रिकवर नहीं हो पाती है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, इंपेयर करना पड़ता है. डेप्रिसिएशन से भी ज्यादा चार्ज करते हैं, उसको हम लोग इंपेयरमेंट बोलते हैं. क्या बात कर रहे हैं, इंपेयरमेंट नहीं किया कंपनी ने अपने लॉसेस छुपाए. पॉइंट नंबर 1 इज हैविंग एडवर्स इंपैक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है, उसको राइट ऑफ नहीं किया. पॉइंट नंबर 2 इज आल्सो हैविंग एडवर्स इंपैक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. क्या कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में है? ईएमपी में लिखा हुआ है कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में है. देयर इज एडवर्स इंपैक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. ठीक है, क्या कंपनी के डेटर्स के वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं, डेटर्स रिकंसाइल नहीं हुए हैं, डेटर्स में नुकसान हो सकता है, एडवर्स इंपैक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. अगर कोई ऐसे क्वालिफिकेशन एडवर्स और डिस्क्लेमर है या ऐसे ईएमपी ओएमपी है जो कंपनी के लॉसेस से संबंधित है कि कंपनी की फंक्शनिंग बराबर नहीं चल रही है, कंपनी को लॉसेस हो चुके हैं, हो रहे हैं या होने वाले हैं, लॉसेस हो चुके हैं, हो रहे हैं या होने वाले हैं, लॉसेस से बोल रहे हैं, तो फिर आप बोलो यस, they are having adverse impact on functioning of the company, they are having adverse impact on functioning of the company. करेक्ट. सो यही है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ, और ये गाइडेंस नोट में इसी चीज को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, मैंने उसको टेबल बना के लिखा हुआ है. पहले पार्ट में किस चीज को पढ़ना चाहिए, क्या डिटरमाइन करना चाहिए, उसके एग्जाम्पल. अब 143.3H क्या बोलता है? 143.3H क्या बोलता है? बड़ा ही सिंपल है साहब. 143.3H बहुत ही सिंपल सी बात करता है. वो बोलता है पहले पार्ट में जाओ और फिर से पढ़ो कि कोई क्वालिफिकेशन है क्या, एडवर्स है क्या, डिस्क्लेमर है क्या. ईएमपी ओएमपी मत पढ़ो, जरूरत नहीं है. ठीक है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. सिर्फ क्वालिफिकेशन पढ़ो, एडवर्स पढ़ो, डिस्क्लेमर पढ़ो. क्वालिफिकेशन पढ़िए आप, एडवर्स पढ़िए और डिस्क्लेमर पढ़िए, और पढ़ के देखो is it indicating problem with the most basic thing, is it indicating problem with the maintenance of books of accounts, is it indicating problem with maintenance of books of accounts. ठीक है, सपोज ट्रायल बैलेंस हमने क्वालिफाई किया, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा, थिंग्स आर नॉट टैलिंग, मैच नहीं हो रहा. क्या बात करें, मैच नहीं हो रहा? अरे इट्स इंडिकेटिंग प्रॉब्लम विथ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हमको पता चला कि कुछ परचेसेस छूट गए, अरे इट इज इंडिकेटिंग प्रॉब्लम विथ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. डेटर्स बराबर रिकंसाइल नहीं कर रहे लोग, अकाउंटिंग नहीं कर रहे, अरे इट इज इंडिकेटिंग प्रॉब्लम विथ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर ऐसी चीजें हैं जो बताते हैं कि सबसे ज्यादा बेसिक चीज मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में गड़बड़ है, मेंटेनेंस के साथ में गड़बड़ है साहब, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में गड़बड़ लग रहा है. ठीक है, तो लिखेंगे यस, क्वालिफिकेशंस आर हैविंग, क्वालिफिकेशन इंडिकेट देयर इज अ प्रॉब्लम विथ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स.
सेकेंड पार्ट में उसको वापस हाईलाइट करेंगे। तो देखो एफ बोलता है एडवर्स इंपैक्ट वालों को हाईलाइट करो, एच बोलता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले पॉइंट्स को हाईलाइट करो। लॉ चाहता है कि ऐसे क्वालिफिकेशन जिनका एडवर्स इंपैक्ट है उनको हाईलाइट किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, और जहां पे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉब्लम है उसको भी हाईलाइट किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। इसको हम डबल हाईलाइट करें। इज दिस पॉइंट क्लियर? वहां पे मैंने आपके नोट्स में एग्जाम्पल भी देके रखा हुआ है, आई हैव गिवन एग्जाम्पल ऑल्सो। ये गाइडेंस नोट से है। गाइडेंस इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हम लोग, स्टॉक वेरिफिकेशन भी नहीं कर रहे और डेटर्स के बारे में भी स्टॉक वेरिफिकेशन भी नहीं कर पा रहे और डेटर्स के बारे में भी जानकारी नहीं ले पा रहे। ठीक है, डेटर मैनेजमेंट सिस्टम इनका रिसेंटली अपग्रेड हुआ है और बराबर नहीं चल रहा है, उसकी कोई जानकारी हमको बराबर नहीं मिल रही। स्टॉक और डेटर इतने ज्यादा बड़े हैं, दे कवर मेजर पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही, इस द डिस्क्लेमर। ठीक है, अब ऐसा है कि डेटर की जानकारी नहीं है, मैनेजमेंट के पास डेटर की जानकारी नहीं है, इसकी वजह से उनको डेटर में नुकसान हो सकता है कुछ लोगों से पैसे लेने थे हम लोग भूल जाए, रह जाए, छूट जाए, कुछ लोगों से कम पैसे हो सकता है लोग हमको बेवकूफ बना दे, तो इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। इट इज हैविंग एडवर्स इंपैक्ट। और इसमें यह भी दिखता है कि हमारे रिकॉर्ड्स बराबर कंप्लीट नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल्सो। पहले पार्ट में ऐसा बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर जाएगा और दूसरे पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर पैराग्राफ इन आवर ओपिनियन मे हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, द रिजर्वेशन ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एक्सप्लेन्ड इन बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन पैराग्राफ अबव। दूसरे पार्ट में हाईलाइट करना पड़ेगा। इसका एक लाइव एग्जांपल गाइडेंस नोट के हिसाब से मैंने दिया है। ठीक है, तो बेसिकली ज्यादा एम्फोसाइज हो और लोग उसको और अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े, उसका इफेक्ट समझे, इसके लिए लॉ ने सेक्शन 143(3) सबसेक्शन एफ और सब क्लॉज एफ और क्लॉज एच बनाया हुआ है। इसके ऊपर गाइडेंस नोट है। गाइडेंस नोट इसी बात को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सो आई मेड दिस एक्सक्लूसिव वीडियो वापस कि आपको ये बात रिकलेक्ट हो जाए वापस।